अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच का एक फैसला आता है जिसके पहले ही पैराग्राफ में ये लिखा जाता है कि ये फैसला 3-2 का फैसला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से ये फैसला तहरीर किया गया था। और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि 2 जजेस का इस पर इख्तलाफी नोट या एक पूरा फैसला आता है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से कहा जाता है कि ये फैसला 3-2 का नहीं बल्कि वो ये कहते हैं कि फैसला 4-3 का फैसला है। उनके इस इख्तलाफी नोट या तफसीली फैसले के बाद मुल्क में नई बहस छिड़ गई है। कानूनी तौर पर ऑलरेडी हम देख रहे थे कि हर तरह के बहरान से शिकार ये मुल्क है, चाहे आईनी बहरान हो, कानूनी बहरान हो, सियासी बहरान हो, मुआशी बहरान हो। लेकिन जाहिर है एक ही अदालत है और एक ही फैसला है, लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि 2 मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। ये तकसीम जो है वो मुल्क को कहां लेकर जाएगी और सवाल ये पैदा होता है कि मुतनाज़े फैसले सियासत को बंद गली से निकालने में क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या लार्जर बेंच की तश्कील अब नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया तो उस वक्त 9 रुकनी बेंच बना था। 2 जजेस ने खुद को रिक्यूज कर दिया था, जबकि 2 जजेस जो थे उनकी जानिब से कहा गया था कि उन्होंने पहले ही फैसला दे दिया था, ये इख्तलाफी नोट जो है वो लिख दिया था और 5 रुकनी बेंच बाकी रह गया था। अब जाहिर है बहुत सारे सवालात इस पर उठाए जा रहे हैं। 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला है। अब पीडीएम जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, इसे अपने मौकिफ की जीत करार दे रही है। वो कह रहे हैं कि जब ये फैसला आया था तो हमने तो पहले ही कहा था कि ये 4-3 का फैसला है और ये टेकअप जो किया है, अस्कुत नोटिस लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इस पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अकेले का ये इख्तियार हो सकता है। फिर जाहिर है बड़ी बात ये भी हो रही है कि ऑलरेडी हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला था, बेहतर था कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लिया जाता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो तफरीक है, क्या इसने मामलात को सुलझाया है या मजीद कंफ्यूज कर दिया है, मजीद कंट्रोवर्सी की तरफ मामलात जाएंगे। प्रोग्राम में मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा साबिक एमएनए आलिया हमजा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलिया हमजा साहिबा, कल से हम देख रहे हैं जो इंतखाबात से मुतालिक फैसला है, पहले तो हमने देखा जो फैसला आया इस फैसले की पहली लाइन में लिखा था कि फैसला 3-2 का है, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के इख्तलाफी नोट सामने आए या जो तफसीली फैसला सामने आया उसने एक नई बहस छेड़ दी है जिसको पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है वो इसे अपनी जीत करार दे रही है। बल्कि मरियम नवाज ये कह रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो फैसला है वो मैच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है। तो आलिया हमजा साहिबा, आपको नहीं लगता कि अब मजीद कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन की तरफ चले गए मामला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सोनिया। जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला है उसकी बेस से तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और देखा जाए तो जो डिसेंटिंग नोट होता है उसकी फैसले में इतनी अहमियत होती है जितनी कैप्टन सफदर की जाती उम्दा में है। तो इसी से अवाम को सारी बात समझ में आ जाएगी। बाकी ये जो मर्जी जितलाने की कोशिश करें, ये जो फैसले का एक डिसेंटिंग नोट आया है ये सिर्फ एक खबर तो हो सकती है, लेकिन इसका ना समाज के ऊपर कोई असर पड़ेगा, इनको एक प्रोपेगेंडा करने का या सियासत के लिए आप मवाद करें उसका मौका तो मिल सकता है, लेकिन जो घटिया कोशिश की गई है अदालत में डिवाइड करने की, बिल्कुल ये उसी तरह से है कि जब 1997 में जो जस्टिस सजाद थे उनके अगेंस्ट 20 केस जो है बांटे गए थे, या ये उसी तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से पत्थरों से हमला आवर हुआ था। और उसके बाद में बहुत खुशाइंद करार देती हूँ जो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स हैं और जस्टिस मुनीर अख्तर ने भी उन्हीं से उनको बिल्कुल जो है मतलब एग्रीड हुए, और उन्होंने ये जो अब खुद नोटिस का फैसला है उसमें तफरीक को सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला करार दिया है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस बात के बाद अब ये बहस यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए और यही हो जाना चाहिए कि जो इन लोगों को उम्मीद थी कि ये एक साजिश कामयाब होगी अदलिया को डिवाइड करने में, क्योंकि ये हमेशा इसी तरह से तो फैसले लेते रहे। कभी जस्टिस अरशद मलिक को आपने देखा है ऑडियो से ये ब्लैकमेल करते रहे और रिश्वत देते रहे 27 रमजान को, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके, कभी जस्टिस उनको कॉल करके, कभी इसी तरह से कोटा बेंच में नफाक डालकर, कभी
بھی جو جسٹس شمیم تھے ان کا جعلی ایفیڈیوٹ جمع کرا کر اور کبھی اسی بینچ کو جو ہے فکس بینچ کہہ کر, تو میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ان کی کوئی بھی سازش عدلیہ کے اگینسٹ کامیاب نہیں ہونے والی. جو ریمارکس اس وقت آ رہے ہیں وہ بہت اہم ہے, اور یہ ریمارکس یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ چینج کر سکتا ہے الیکشن کی جو ڈیٹ ہے اس کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ سارے ججز ایک ہی بات پر متفق ہیں, اور وہ یہ ہے کہ 90 دن سے الیکشن آگے نہیں جانے چاہیے, اور اگر انہوں نے تھوڑا سا لمٹ دی تھی تو اس کو 6 مہینے آگے نہیں لے کر جایا جا سکتا. صحیح, لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ پہلے بھی سپریم کورٹ نے وہاں سے حکم دیا کہ الیکشن 90 روز کے اندر کرائے جائیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیٹ چینج کر دی جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت کریں گے نہیں, عدالتوں کا ان کو خیال نہیں ہے, کنڈیمڈ آف کورٹ کے معاملات وہ ابھی گئے نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر بالفرض پھر بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ آئین کے مطابق ہی آپ نے الیکشن کرانا ہے اور گورنمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہوگی, تو پھر عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کو نہیں لگتا پھر تو کسی کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا؟ اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ایک فیصلہ سناتی ہے اور اس کو اس طرح سے تقسیم نہیں کرتا موجودہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں, تو یہ پھر آپ کو نہیں لگتا کہ معاملات تو ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تمام کے تمام سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے؟ دیکھیے میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اگر تو وہ جمہوریت کا نام لیتی ہیں, اگر تو وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں, تو میرا تو نہیں خیال کہ انہیں الیکشن سے بھاگنا چاہیے, اور میرا تو نہیں خیال کہ جمہوری پارٹیاں اس طرح کے اقدامات کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوئی زیب دیتی ہیں کہ کہیں پر وزیر داخلہ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک پارٹی کے لیڈر کو قتل کی دھمکی دے, یا یہاں کا وزیر خارجہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کی دھمکیاں لگائے ایک پارٹی کو اور اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے. یہ بھی تو کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے, یہ بھی تو کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے کہ رات کو اسی پارٹی کے لیڈران کے گھروں میں, کارکنوں کے گھروں کے اندر شب خون مار کر چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا جائے. کہیں پر ہمارے لیڈر کی اکیلی اور باپردہ دیکھی ہوئی بیوی کی موجودگی کے اندر اس کے گھر کے اوپر بلوائیوں کا حملہ ہو جائے, کہیں اس کی گاڑی کے اوپر اٹیک ہو جائے, کہیں پر ہمارے لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج ہو. لیکن یہ جو چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی عالیہ حمزہ صاحبہ بات کر رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی تو کمرے کا دروازہ لاک توڑا گیا تھا, وہ بھی ایک خاتون تھی, تو اس وقت کیا وہ ٹھیک تھا اور آج غلط ہے؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ مریم نواز کے جو کمرے کا دروازہ ٹوٹا تھا وہاں پر حکومت کس کی تھی؟ ان کی اتحادیوں کی حکومت تھی نا. جب یہ مل بانٹ کر کبھی ایک کرپشن کا الزام دوسرے پر لگاتا تھا اور دوسرے کو جو ہے وہ سب سے بڑا ڈاکو اور چور ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتا تھا نا, آج یہ سب حاجی پرہیزگار ہو گئے, اور اگر کمروں کے دروازے کسی کے توڑنے تھے تو جا کے ان لوگوں کے توڑتے جن کا آپس میں لڑائی جھگڑا تھا, ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے, اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ مریم نواز وہاں پر موجود تھی اور انہی کے جلسے سے واپس آ رہی تھی. اس کے بعد جو بھی ہوا اور جن لوگوں نے کیا انہی کے تو وہ بوٹ چاٹ رہی ہیں اس وقت, تو پھر ہم سے کس چیز کا گلہ کیا جاتا ہے یہاں پر؟ ہاں, لیکن مریم نواز ایک سیاسی لیڈر ہے, اپنے آپ کو ایک عورت کی بجائے اگر وہ اپنا انٹروڈکشن ایک سیاسی لیڈر کے اوپر طور پر کرائیں تو یہ ایک عورت کارڈ مت کھیلے. اگر عورت کارڈ کوئی کھیل سکتا ہے تو بشرا بی بی صاحبہ کھیل سکتی ہیں, اس لیے اور کھیلنا چاہیے بھی, اس لیے کہ وہ ایک باپردہ عورت ہے, وہ کبھی گھر سے نکل کر سیاسی سرگرمیوں کا حصہ نہیں لی ہے. اور مریم اختر, اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اگر ایک ان کا دروازہ ٹوٹا ہے ان کی اتحادی حکومت میں, تو پورے پاکستان کی جو ان کے کمروں کے ٹھیک ہے. اچھا عالیہ حمزہ صاحب آپ آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, حدوں کو چھو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا عالیہ حمزہ صاحب اب تو ظاہر ہے کنٹروورسی, کنفیوژن اس فیصلے کو لے کر سٹارٹ ہو گئی ہے, پی ڈی ایم اسے سیلیبریٹ کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے موقف کی جیت ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک موقف ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب فل بینچ ناگزیر ہو چکا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک فل بینچ اس حوالے سے بننا چاہیے جو ظاہر ہے نل اینڈ وائٹ ایک فیصلہ دے جو سب کے لیے قابل قبول ہو؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہ فیصلہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنا ہے, اس میں نہ میری کسی نے سننی ہے, نہ آپ کی سننی ہے, نہ کسی پارٹی کی سننی ہے, اور یہ جو اختیار ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے. تو بیسیکلی اس پر تو ایک ڈیبیٹ ہے ہی یوز لیس سی چیز, ان کا ڈیسیژن ہے. ہاں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے کے لیے کوئی ایسا
तरीका कार जरूर वजह कर लेना चाहिए कि बेंच के ऊपर भी ये एतराजात खत्म हो जाए। लेकिन जहां तक मैं ये समझती हूँ, जो पास्ट हिस्ट्री PMLN की रही है, जिस तरह से इन्होंने अदलिया को ब्लैकमेल करके, अदलिया को रिश्वत देके, ऑडियो वीडियो का कारोबार करके, ब्रीफकेस बांटकर, कहीं पर रिश्वत नहीं चली तो वहां पर धोस और धांधली करके, जाली एफिडेविट जमा कराकर, बिल्कुल इसी तरह की हरकतें वो करते रहे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि 1990 की दिखाई ये बिल्कुल नहीं है। इस वक्त ऑडियो और वीडियो जिसके फोरेंसिक का अभी यहाँ पर खड़े हुए हमारे वजीर आजम साहब कह रहे हैं, तो हुकूमत में तो आप हैं जो अगर कोई ऑडियो और वीडियो निकली है तो उसका फोरेंसिक कराएं, अदालत के सामने पेश करें। तो तब भी कहते थे कि जस्टिस अरशद मलिक की ऑडियो और वीडियो का भी फोरेंसिक कराएं, लेकिन आपको पता है वहां से भी ये भाग रहे थे, क्योंकि इनको ये पता था कि किसी को ब्लैकमेल करना और उसके बाद उसको रिश्वत देने पर इल्जाम तो इन्हीं के सर आएगा। बिल्कुल। अच्छा आलिया हमजा साहब, वजीर आजम पाकिस्तान ने भी आज बड़ा एक लास्ट जी जी प्लीज, जो जाली एफिडेविट जमा कराया था उसके ताने बाने भी तो हुसैन नवाज के ऑफिस और इनके भगोड़े अब्बा जी से मिलते थे। बिल्कुल सिर्फ इतना समझती हूँ, बिल्कुल बेंच के ऊपर आइंदा के लिए डिसीजन होना चाहिए। अभी 6 सितंबर के बाद काजी फायजी साहब आ जाएंगे तो ये इनिशिएटिव आते ही वो ले ले, हमें तो कोई एतराज नहीं। लेकिन इस वक्त जो ये इख्तियार है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। ठीक है। अच्छा आलिया हमजा साहब, आप अगर फाइनल इलेक्शन से भागने के लिए इस तरह की रकीक हरकतें मत करें। बिल्कुल। अच्छा आलिया हमजा साहब, एक चीज तो क्लियर है कि आइन के अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और किसी ने मोहसिन जज साहब ने इस बात से इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि जाहिर है जो इख्तलाफ सामने आए वो अदालत के दायरे इख्तियार, चीफ जस्टिस के दायरे इख्तियार के हवाले से बात हुई है और दीगर मामलात जेर बहस आए। अब एक फुल कोर्ट बेंच बनता है, और अगर बिलफर्ज अभी तो खान साहब कह रहे हैं कि हम अदालतों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पूरी हमारी जंग है, लेकिन बिलफर्ज अगर फैसला आपकी तवक्कुआत के बरक्स आ जाता है तो फिर भी आपकी यही स्टेटमेंट होगी कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, इदारों ने जो फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, हम उसके साथ हैं। अच्छा, मैं सिर्फ सोनिया ये बता दूं कि अगर रूल ऑफ लॉ की जंग कोई लड़ रहा है, अगर इस वक्त किसी पार्टी ने अदालत के आगे जो पेश हो रही है, किसी का लीडर गोलियां खाने के बावजूद, और यहाँ तक कि आपको पता है कि कितनी इस वक्त उनके ऊपर थ्रेट्स आए हुए हैं कि क्या सूरत हाल है, बरसती बारिश हो, इस वक्त उनको जान का खतरा हो, लेकिन खान साहब आपने देखा है कल 7 मुकदमात में उनको यहाँ पर हिफाजती जमानत मिली है। 3 दिन पहले 5 मुकदमात के अंदर कभी वो APC में पेश हो रहे हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, कभी वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो मेरा लीडर PTI तो ऑलरेडी फोकस केसेस के अंदर अदालत के आगे सरेंडर कर रही है। रूल ऑफ लॉ की जंग हम लड़ रहे हैं। इलेक्शन जो आइन, जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा था कि आइन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अगर उसकी कोई जंग लड़ रहा है तो PTI लड़ रही है। सिर्फ इतना कहूंगी कि आज अगर इस मुल्क में ना, वो जंगों में भी कहते थे ना कि अदालतें हैं तो मुल्क का निजाम चलता रहेगा, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी फैसले इदारों की तौकीर में इजाफा करते हैं, और ये जो फैसला है उस इदारे की तौकीर में इजाफा करेगा। ठीक है। कहीं पर भी अगर इस आइन से हमने इनहराफ किया, इस आइन को हमने रद्दी की टोकरी में फेंका, तो फिर आज नहीं, जैसे 9 महीने के बाद हमने 11 साल तक एक डिक्टेटर को भुगता था ना, फिर तो जो हुकूमत आएगी वो घर जाने का उसका दिल नहीं करेगा, कभी फंड्स का बहाना बनाएगी, कभी फौज की अदम दस्तियाबी का और पुलिस की अदम दस्तियाबी का, कभी अदलिया के आरोप ना मिलने का, फिर तो बेशुमार बहाने हैं ना। फिर तो आप जो मर्जी करें, फिर तो एक आमिर की तरह चाहे आप इसको 5 साल। अच्छा, आखिर में बता दें आलिया हमजा साहब, वक्त कम है, आज शहबाज शरीफ ने भी बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया। उन्होंने तमाम की तमाम जिम्मेदारी PMLN पर डाल दी है, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दी है। ये जो मुआशी सूरत हाल है, IMF के साथ मामलात हैं, उन्होंने कहा है कि 11 माह हो गए दोस्त ममालिक को राजी करने पर लगे हुए हैं, हर तरह की गारंटी दे चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि आप लोगों ने उनके साथ मुआहिदा किया, IMF के साथ बातचीत की, फिर उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। तो आलिया हमजा साहिबा, दूसरा इसका जवाब देते हैं, दूसरा लाडला होने का बड़ा ताना दिया जा रहा है इमरान खान साहब को। मरियम नवाज
शहबाज तो बड़े अरसे से एक तनकीद कर ही रही थी। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि ये लाडला है, इसको जमानतों पे जमानतें मिल रही हैं, जमानतों में तोसी मिल रही है, पता नहीं कौन है जो इसकी आज भी सहूलतकारी कर रहे हैं। उनके इल्जामात लगाए जा रहे हैं आज वजीर आजम साहब की जानिब से भी, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। सोनिया, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि ये लोग जो है ना वो ज़हनी तौर पर हारे हुए और शिकस्त खुर्दा और डरे हुए लोग हैं। ये ना एक खान से इतना डरते हैं और क्योंकि इनको अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही है ना तो उनके औसान खता हो चुके हैं। मतलब आप मुझे ये बताएं कि आज वजीर आजम मेरे ख्याल में कुछ 4-5 महीने के बाद तशरीफ लेकर आए नेशनल असेंबली में। हमें तो ये लगता था कि वो ये बताते हैं कि अवाम को ये जो माशी बदहाली है कैसे निकालना है, मुल्क में ये जो इस वक्त इक्तिसादी बदहाली है उससे मुल्क को कैसे निकालना है। लेकिन पिछले जो 1.5 घंटे से उनकी तकरीर है वो सिर्फ खान साहब के अगेंस्ट है कि खान साहब लाडला है। जी बिल्कुल लाडले हैं, वो अवाम के लाडले हैं, 22 करोड़ अवाम के लाडले हैं, पंजाबियों के लाडले हैं, सिंधियों के लाडले हैं, बलूचियों के लाडले हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, फिर AJK वाले उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जब आपको इस वक्त अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही है ना तो कहीं पर आप उस खिफत को मचाने के लिए ये कहते हैं कि या हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा, और या फिर आपकी जो वो आती है चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा आती है, मैंने तो उन्हें पहले भी चैलेंज किया, कोई एक तकरीर, कोई एक बात, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खान के नाम के बगैर ही करके दिखा दे, कोई अपनी माशी पॉलिसी पर ही करके दिखा दे। हमने तो अपना एजेंडा भी दे दिया, हमने तो ये बता दिया कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो अवाम को और इस मुल्क को इक्तिसादी बदहाली से कैसे निकालेंगे। हमने तो ये बता दिया है कि अगर जब हम आएंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि फिर आप ये समझ जाएं कि ये मुल्क सिर्फ खुशहाल ही होगा और अवाम। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। PTI के सीनियर रहनुमा आलिया हमजा साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, PMLN का मौक़िफ़ भी लेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सदीकुल फारूक साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब आपके वक्त का। सदीकुल फारूक साहब, आपको नहीं लगता कि सियासत एक बंद गली की तरफ जा रही है? जिस तरह के बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं, इमरान खान साहब का अपना एक मौकिफ है, राना सनाउल्लाह के बयानात आप देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इसको रोकने के लिए हम हर बार इस्तेमाल करेंगे चाहे आईनी कानूनी ना भी हो। तो आपको नहीं लगता कि ये मामलात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा सकते हैं और अल्लाह ना करे मामलात इस नहज पर भी आ सकते हैं? मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखें कि फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं ये वाज़ेह करूं कि राना सनाउल्लाह साहब के बयान को जिस सयाको शबात में मशरूत बयान उन्होंने दिया है उसको जो उन्होंने शर्त साथ लगाई वो खत्म करके अपनी मर्जी के मानी लोग पहना रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें सियासत से निकालने की कोशिश हुई तो फिर ना या वो नहीं या हम नहीं, तो सियासत से निकालने की कोशिश का मतलब गैर आईनी गैर कानूनी कार्रवाई होगी। तो कौन निकालेगा सर? हुकूमत आपकी अपनी है, इदारे आपके साथ खड़े हैं सर, तो इमरान खान साहब के साथ तो अभी बज़ाहिर तो लग रहा है कि ऐसी कोई सपोर्ट है नहीं, तो कौन निकालेगा आपको सियासत से? देखिए, नहीं, ये पाकिस्तान में बहुत कुछ होता आया है, बहुत कुछ जो है वो खुदा ना करे कि हो, तो बाज औकात बाज बातें कह के मैसेज दिया जाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब भी इमरान खान की तरह, जिस तरह उन्होंने 15 किलो हेरोइन का केस राना सनाउल्लाह पर डाल के कैबिनेट मेंबर्स के मना करने के बावजूद उनको सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की, कि हम भी कोई ऐसी कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं। ठीक है, 100 मुकदमात तो सर बना दिए हैं, सेंचुरी तो मुकम्मल कर ली है। अब मुझे आप ये बताइए, अब आप जब ये सवाल उठाएंगे एंकर पर्सन, तो क्या हमने इमरान खान और इनके कारकुनों को कहा कि पेट्रोल बम फेंके? हमने कहा कि आप जनाब अली आंसू गैस के शेल कहीं से इंपोर्ट करें या कहीं से जो भी करें और वो पुलिस पर फेंके? हमने कहा कि बड़े बड़े डंडे लेके पुलिस
सर चढ़ दौड़े। तो पुलिस जो सर दहशतगर्दी और मर्डर तक के मुकदमे बना दिए हैं सर, एक साबिक वजीर आजम दहशतगर्द हो सकता है? ये दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है? वजीर आजम अंदर अपने घर में मौजूद है और उसके कारकुन जो है। सर आप भी तो घर के अंदर आंसू गैस के शेल फेंक रहे थे, तारीख में कभी देखा है कि साबिक वजीर आजम हो चाहे मामरात जो भी हों, उनके घर के अंदर आप आंसू गैस की शेल फेंक रहे हैं, उनके घर के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं? तो ये तो एक रीत सेट कर रहे हैं ना आप, कल को जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो भी आपके घरों तक जाएंगे। उन्होंने तो खैर घर ख्वाजा आसिफ साहब का घर जो है वो गिराया, उन्होंने खोखरों का घर गिराया, और उन्होंने जावेद हाशमी की जनाब जगह गिराई। तो ये जरा देखें ना, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। नहीं, ये मामला सर वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगे, ये सर जस्टिफिकेशन है सर, वो फिर ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा ना, वो करेंगे आप। मेरी बात तो सुन लें जी सर। ये मामला अदालत में तय हुआ था, 2 रुकनी कमेटी उनकी बन गई थी, इनमें एक जो है वो अपना क्या नाम है, सेनेटर फराज, शिबली फराज भी थे। शिबली फराज साहब जी। उन्होंने जी हाँ, नेक्स्ट डे उन्होंने वहां मौजूद होके पुलिस के एसपी ने जाना था और उन्होंने तलाशी लेनी थी। वो फिर जनाब रोज पहुंचे हैं तो वो नहीं थे, अपने वादे के मुताबिक, अदालत में किए गए मुआहदे के मुताबिक वो 2 रुकनी कमेटी जो पीटीआई की थी वो वहां नहीं थी। उसके बाद उन्होंने वहां जो कोशिश की, फिर ठीक है वो अदालत में पेश हुए थे ना सर, इमरान खान अदालत में पेश हुए थे। लेकिन चलें सदीकुल फारूक साहब, आइन इतना क्लियर है, 90 रोज के अंदर आपने इलेक्शन कराना है, सुप्रीम कोर्ट की एक जाहिर है फैसला भी आता है जिस पर जाहिर है गुज़िश्ता रोज तो एक नई बहस छिड़ गई है, आप लोगों की पूरी एक जद्दोजहद रही है आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, तो आइन से इनराफ आपको नहीं लगता कि मजीद बहरान को जन्म देगा? तो जनाब आइन से तो इनराफ नहीं होना चाहिए। तो आइन के हवाले से ही तो बात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी जो है वो भी आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी नज़ा, एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ और झगड़ा सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी काम नहीं है। जजेस जो 4 हैं वो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत न करें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करते हैं। तो ये मामला वहां होना है, आइन का हम आइन से इनराफ नहीं करना चाहते। ठीक है, तो करा लेना सर इलेक्शन 90 रोज के अंदर। आइन के माहिर आप है ना, आइन का माहिर मैं हूँ। बिल्कुल, आइन के माहिरीन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और इसीलिए हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए ये दरखास्त दी है कि फुल कोर्ट जो है, जो 15 या 16 जजेज हैं, सबकी अदालत वो बेंच बना के उनके सामने वो फैसला कराता है इलेक्शन कराएं 90 रोज के अंदर, तो काबिल कबूल होगा आपके लिए? फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है ना, वो भी अगर फैसला करते हैं कि आइन से तो बलातर कोई नहीं है, तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन करा लेंगे आप? कि फिर ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसा बेंच बने जिसके बारे में ये 3 का बेंच बने तो मैं और आप ये पेशगोई कर दें कि 1-2 से फैसला होगा और अलिफ के हक में होगा, 5 का जज बने तो हम ये मानते नहीं है ना सर, मानते नहीं है ना, आपके हक में आएगा, आपने वाह वाह कर देनी है, मिठाइयां तकसीम करनी है, पीटीआई के हक में आएगा, वो बड़ी सेलिब्रेट करेगी और आप लोग जो है वो एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे। कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, ठीक है, फुल कोर्ट बन जाए, ठीक है, हर ब्रदर जज हाँ रुतबा बराबर है, ठीक है, चीफ जस्टिस जो है वो चूंकि मैनेज करते हैं बेंचेस बनाना, ठीक है, और दीगर मामलात करना इंतजामी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। सदीकुल फारूक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।